फिटर नॉलेज बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रकाश का ये पार्ट 2 लेकर के। पार्ट 2 आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जो आपको हम प्रकाश चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जो कि हाई स्कूल के बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके परीक्षा में इस चैप्टर से कम 15 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। कम से कम 15 नंबर इसे सवाल पूछा जाएगा इस प्रकाश वाले चैप्टर से। इसलिए जो बच्चे हाई स्कूल का एग्ज़ाम इस बार देंगे वो लोग इससे अपना नोट्स बनाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हम अपना टॉपिक। देखिए पहला इसमें जो हमें पढ़ना है वो हम दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो हमें दर्पण के बारे में हम पढ़ रहे हैं। याद रखेंगे जो गोलीय दर्पण होता है, क्या तो हमें याद रखना है जो हमारा गोलीय दर्पण होता है। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। ये हमारा 2 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का। पहला होता है उत्तल दर्पण। पहला क्या होता है? उत्तल। और दूसरा इसमें होता है अवतल। क्या होता है? अवतल। कभी कभी बहुत सारे एग्जामों में कभी उत्तल दर्पण का और अवतल दर्पण का हमसे परिभाषा पूछ देता है। तो याद रखेंगे कि उत्तल दर्पण जो होता है इसको कैसे हमें याद रखना है कि जो अवतल दर्पण, पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसके उभरे हुए सतह पर कलई करते हैं और जो प्रकाश होता है इसके धसे हुए भाग से आता है। ये प्रकाश इधर से आ रहा है, आकर के टकराता है, तो इस दर्पण को हम कौन सा दर्पण बोलेंगे? इसका नाम होता है अवतल दर्पण। क्या नाम होता है? याद रखेंगे, इसे हम अवतल दर्पण कह रहे होते हैं। और ये जो दर्पण जहाँ पे एक जो बीचों बीच से रेखा जाती है, इस रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। कौन सा अक्ष कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और ये दर्पण जिस मुख्य अक्ष पे जिस बिंदु पे काटती है इसको हम पोल कहते हैं, या इसी को ध्रुव कहते हैं। याद रखेंगे ध्रुव से एक जो बिंदु होता है जिसको हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं, और इसी से फोकस बिंदु और यहाँ से पोल की जो दूरी होती है इसको हम फोकस दूरी, और यहाँ पर एक बिंदु होता है जिसको हम केंद्र बिंदु कहते हैं। वक्रता केंद्र इसका नाम होता है। आगे देखेंगे अवतल दर्पण का अगर हमसे परिभाषा पूछेगा तो हम याद रखेंगे ऐसा गोली दर्पण का ऐसा भाग जिसके बाहर के तरफ मतलब उभरे हुए सतह पर कलई करते हैं और इसके धसे हुए भाग के तरफ से प्रकाश आती है, तो ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। और दूसरा जो है हमारा उत्तल दर्पण। तो याद रखेंगे जो उत्तल दर्पण होता है उसमें धसे हुए भाग पे कलई करते हैं और जो प्रकाश होती है उसके उभरे हुए भाग से आती है। प्रकाश जो होती है उसके उभरे हुए भाग से आकर के टकराती है। तो ऐसे दर्पण को हम कौन सा दर्पण कहते हैं? तो हम ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं? तो उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए हमने इसी चीज़ को आगे वाले फिगर में समझाया है। देखिए ये फिगर हम देखेंगे, इसमें हम क्या क्या नाम दिए हैं। ये देखिए, ये आपका जो है यहाँ पर ये जो बिंदु है इसको हम पी बिंदु कहते हैं। इसी को हम कौन सा बिंदु कहते हैं? पी बिंदु कहते हैं। और ये जो दर्पण है ये हमारा बाहरी भाग पे कलई है, इसलिए ये दर्पण जो है अवतल है। कौन सा दर्पण है? अवतल। और ये वाला कौन सा दर्पण है? तो ये उत्तल दर्पण है। यहाँ पर देखिए ये पोल है और ये जो बिंदु जहाँ से प्रकाश टकराने के बाद से जिस बिंदु से होकर के जाती है उसको हम फोकस बिंदु कहते हैं। और ये जो है हमारा वक्रता केंद्र याद रखेंगे, यह गोली पृष्ठ का वह त्रिज्या वाला भाग होता है जिसका गोली दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण जो होता है, एक भाग होता है। आगे चलेंगे, यहाँ पर देखिए फोकस बिंदु टकराने के बाद से जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है उसको हम उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। और याद रखेंगे पोल से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसको स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। और वक्रता केंद्र की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको आर से दर्शाते हैं। यहीं पे एक फार्मूला होता है आर बराबर में 2f। याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, आर बराबर में 2f होता है। मतलब वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी का 2 गुना होती है। आगे देखिए हमने लिख करके सारे चीज़ों को दर्शाया हुआ है। यहाँ पर सी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, एफ को हम फोकस बिंदु कहते हैं, पी को हम ध्रुव कहते हैं, पीसी को हम वक्रता त्रिज्या
और पीएफ को हम फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। क्या है? वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे क्या होता है? फोकस दूरी होता है। ये आपके रेलवे ग्रुप डी में भी इस बार पूछा गया था कि वक्रता त्रिज्या होता है जो होता है वो क्या होता है। तो याद रखेंगे वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी होता है। इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल बन रहा होता है। कभी आपको फोकस दूरी दे देगा तो वक्रता त्रिज्या पूछ लेगा, और कभी कभी आपसे फोकस दूरी दे देगा तो वक्रता त्रिज्या पूछ लेगा, और वक्रता त्रिज्या दे देगा तो फोकस दूरी पूछ लेगा। आगे देखेंगे कि गोली दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। याद रखेंगे गोली दर्पण के जो प्रतिबिंब बनाने के नियम है वो हमारे 3 नियम को याद रखना है। कितने नियम को याद रखना है? 3 नियम को याद रखना है। बहुत ही आसान नियम है गोली दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। पहला जो नियम है ध्यान से देखेंगे। पहला जो नियम होता है बाबू, ये हमारा पहला नियम क्या कहता है कि अगर मान लीजिए ये कोई अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? हमने अवतल दर्पण लेकर के जरा समझते हैं। तो ये यहाँ पर जो है ये मुख्य फोकस है। इससे जो प्रकाश की किरण आती है, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण टकराने के बाद से जिस बिंदु से होकर के जाती है, टकराने के बाद से जिस बिंदु से होकर के जाती है उसे हम कौन सा कहते हैं? उसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं? इसको हम कौन सा बिंदु कहते हैं? फोकस। इसी बात को पहला नियम कहते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें टकराने के बाद से फोकस बिंदु से होकर जाती हैं, या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें टकराने के बाद से मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। इसी बात को हमने परिभाषा के रूप में लिखा है। देखेंगे क्या लिखा गया है। लिखा है यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो परावर्तन के बाद यह फोकस से होकर के गुजरती है। मतलब प्रकाश की किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद यह फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। देखिए हमने फिगर में दिखाया भी है। यहाँ पर फिगर में हमको पता भी चल रहा है कि ये प्रकाश की किरण आ रही है, आने के बाद से टकरा रही है, दर्पण से टकराने के बाद से किस बिंदु से होकर के जा रही है? फोकस बिंदु से होकर जा रही है। और यहाँ पर जाती हुई क्या हो रही है? देखिए यहाँ से टकराई और ये जैसे लग रहा है कि प्रतीत हो रही है। कहाँ से जाती हुई? तो ये प्रतीत हो रही है मुख्य फोकस से जाती हुई। ये हमारा पहला नियम कहता है। और दूसरा नियम जो होता है, दूसरा नियम देखेंगे लिखा है। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम समझ लेंगे कि यदि कोई प्रकाश की किरण है, यदि कोई प्रकाश की किरण है जो हमारे अगर फोकस बिंदु से होकर के आती है, मतलब कहने का मतलब यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के आती है तो टकराने के बाद से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। टकराने के बाद से क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जैसे यहाँ से कोई प्रकाश की किरण गई मुख्य फोकस से, तो ये टकराने के बाद से कैसी हो जाएगी? ये बिल्कुल समांतर हो जाएगी। किसके? तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी बात को हमने लिखा है, जरा एक बार देख लेंगे क्या लिखा गया है। लिखा है कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, यदि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है या गुजरती प्रतीत होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बहुत ही आसान सा नियम है। यदि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती प्रतीत होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। एक बार फिगर में इसको देख लेंगे। देखिए ये हमारा अवतल दर्पण है और यहाँ पर पोल है और ये हमारा मुख्य फोकस है। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य फोकस से होकर के आ रही है। टकराने के बाद से जो ये हमारा है, जो टकराने के बाद से परावर्तन हो रहा है, परावर्तन के बाद से ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। और यहाँ पर एक प्रकाश की किरण आ रही है, आने के बाद से ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर के आ रही है और जैसे लग रहा है टकराने के बाद से मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। आगे देखेंगे अगला जो टॉपिक है ये हमारा तीसरा नियम है। कौन सा नियम है? तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण, क्या? यदि कोई प्रकाश की किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर आती है, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के आती है, पर वक्रता केंद्र से होकर के आती है तो टकराने के बाद से वक्रता केंद्र से ही होकर जाती है। मतलब जिस रास्ते आ रही होती है उसी रास्ते लौट जाती है या वापस लौटती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। याद रखेंगे अवतल दर्पण में एकदम जाती हुई लगती है लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतीत होती है। देखिए इसी भाषा को भाषा के रूप में लिखा गया है।
क्या लिखा गया है देख लेंगे एक बार कि यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है या गुजरती प्रतीत होती है। यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है या गुजरती प्रतीत होती है तो परावर्तन के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। क्या होती है? परावर्तन के बाद उसी माध्यम में क्या होती है? लौट जाती है। चलिए आगे देखेंगे, इसको फिगर से हमने दिखा भी दिया है, एक बार फिगर को देख लेंगे। देखिए फिगर है, यहाँ पर अवतल दर्पण है, यहाँ पर क्या बनाया हुआ है? तो ये हमारा अवतल दर्पण बनाया हुआ है और यहाँ पर एक जो प्रकाश आ रही है वक्रता केंद्र से होकर के आ रही है और टकराने के बाद से वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है। और यहाँ पर देखेंगे एक जो प्रकाश की किरण है आती हुई प्रतीत हो रही है वक्रता केंद्र से, जाती हुई भी लग रही है किससे? वक्रता केंद्र से। चलिए आगे देखेंगे तो दिया है अवतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों के मुख्य लक्षण। इससे बाबू आपके एग्जाम में कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन बन रहा होता है। 3 नंबर का दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछेगा कि अवतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों का मुख्य लक्षण बताइए। तो याद रखेंगे इसमें 3 पॉइंट हमें याद रखना होता है। वस्तु का स्थान मतलब वस्तु को कहाँ रखेंगे, दूसरा बात प्रतिबिंब का स्थान मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति, जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगा, उल्टा होगा या वस्तु से बड़ा या छोटा होगा, इन सब बातों का जिक्र हम करेंगे। तो याद रखेंगे किसी भी अगर अवतल दर्पण हमने लिया है तो इसके द्वारा 6 कंडीशन बनता है। मतलब वस्तु को हम कितने स्थान तक रख सकते हैं? 6 स्थान तक। इस बात को ज़रा हम समझ लेते हैं कि वस्तु को 6 स्थान तक कैसे रख सकते हैं। देखिए एक हम फिगर बनाए किसका, सबसे पहले हमने अवतल दर्पण का फिगर बनाया जिससे बात हमको बहुत आसानी से समझ में आएगी। देखिए यहाँ पर कौन सा बिंदु है? तो यहाँ पर पोल है। यहाँ पर कौन है? तो मुख्य फोकस है। यहाँ पर क्या है? तो वक्रता केंद्र है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर वक्रता केंद्र है, यहाँ पर पोल है, यहाँ पर फोकस है। बहुत आसानी से इसको याद रखेंगे कि पापा और चाचा के बीच में कौन है? फूफा है। पापा और चाचा के बीच में कौन है? तो फूफा है। बहुत आसानी से याद रहेगा, लेकिन याद रखना है कि सी का मतलब चाचा नहीं, सी का मतलब वक्रता केंद्र होता है, एफ का मतलब फूफा नहीं फोकस दूरी होता है, पी का मतलब पापा नहीं पोल होता है, ध्रुव होता है। चलिए तो समझते हैं 6 कंडीशन कहाँ पर बनेगा। या एक चीज़ याद रखेंगे, पहला जो कंडीशन है कि वस्तु को अनंत पर रख दिया हमने। कहाँ पर रख दिया? बहुत दूर, दर्पण से बहुत दूर, जिसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, अनंत पर रख दिया। दूसरा कंडीशन बना कि वस्तु को हम अनंत और सी के बीच में रख दिया। किसके बीच में? तो अनंत और सी के बीच में रख दिया। तीसरा कंडीशन बना कि वस्तु को कहाँ रखते हैं? तो सी पर रख दिया हमने। कहाँ पर रख दिया? सी पर रख दिया। चौथा कंडीशन बना कि वस्तु को सी और एफ के बीच में रख दिया। कहाँ रख दिया? तो सी और एफ के बीच में रख दिया। और हमारा 5वां जो कंडीशन बनता है कि वस्तु को कहाँ पर रख दिया? तो एफ पर रख दिया। 6वां कंडीशन बनता है कि वस्तु को कहाँ रख दिया? तो एफ और पी के बीच में रख दिया। अब चूँकि पी जो है हमारा दर्पण का लास्ट बिंदु है, इसलिए पी से बाहर या पी पर किसी वस्तु को, दर्पण पर अगर किसी वस्तु को रखेंगे तो वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमेशा दर्पण से आगे रखते हैं, वो भी उस तरफ रखते हैं जिधर कलाई नहीं किया होता है या जिधर से प्रकाश आती है, तभी उसका प्रतिबिंब बनेगा। यदि दर्पण के हम दूसरे तरफ किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्योंकि प्रकाश जो होती है वो हमेशा कलाई के तरफ से नहीं, उसके विपरीत दिशा से आ रही होती है। चलिए देखेंगे, इसका 6 कंडीशन दिया है और प्रतिबिंब का स्थान भी दिया है। बहुत आसानी से इसको याद रखेंगे। देखिए जो पहला कंडीशन बनाया है, पहला कंडीशन में क्या कह रहा है कि वस्तु को कहाँ पर रख रहे हैं? अनंत पर। कहाँ पर रख रहे हैं? अनंत पर। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? एफ पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? तो एफ पर बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। दूसरा कंडीशन है कि वस्तु को अनंत और सी के बीच रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? वस्तु को अनंत और सी के बीच रख रहे हैं, तो फोकस भी हमारा एफ और सी के बीच बनेगा। कैसा बनेगा? एफ और सी के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा। वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा। जब वस्तु को हम सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी हमारा सी पर बनेगा। वस्तु को सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? सी पर बनेगा। वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के क्या होगा?
बराबर बनेगा। चौथा कंडीशन देखेंगे, जब वस्तु को सी और एफ के बीच रखते हैं, जब वस्तु को हम सी और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सी और अनंत के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? तो सी और अनंत के बीच बनेगा और वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा। चलेंगे अगले कंडीशन पर। अगला कंडीशन क्या कहता है? जब वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं, याद रखेंगे जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका फोकस हमेशा, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा कहाँ बनेगा? तो वो हमारा आपके फोकस बिंदु पर बनेगा। याद रखेंगे, फोकस पर रखेंगे अनंत पर बनेगा, अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा। इस बात को याद रखेंगे। देखेंगे कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। आगे चलेंगे जो कि लास्ट कंडीशन है, जब वस्तु को फोकस और दर्पण के बीच रखते हैं। कहने का मतलब जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? तो दर्पण के पीछे बनेगा और काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा। अवतल दर्पण के कंडीशन में मात्र एक ही कंडीशन होता है कि जब वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे जो भी फिगर बनेगा वो हमेशा काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। याद रखेंगे, काल्पनिक के साथ हमें सीधा लेना है और वास्तविक के साथ हमें उल्टा लेना है। क्या याद रखना है? काल्पनिक के साथ हमेशा सीधा लेना है और वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा लेना है। इस कंडीशन को याद रखेंगे। चलिए एक बार इसको हम रिकॉल कर लेते हैं, एक बार ज़रा इन चीज़ों को दोहरा लेते हैं। पहला कंडीशन हम देख रहे हैं कि पहला कंडीशन क्या कहता है कि अगर वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। जब वस्तु को अनंत और सी के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वो फोकस और सी के बीच बनेगा, मतलब आपके फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा। जब वस्तु का स्थान सी पर होगा, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। चौथा कंडीशन जो है, चौथा कंडीशन क्या कहता है कि जब वस्तु को सी और एफ के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है सी और अनंत के बीच बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बड़ा बनता है। वस्तु को जब हम एफ पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बहुत बड़ा बनता है। वस्तु को जब हम फोकस और दर्पण के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और बड़ा बनता है। काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और बड़ा बनता है। याद रखेंगे, जैसे जैसे वस्तु को दर्पण के नज़दीक लाते हैं वैसे वैसे उसका जो फिगर बनता है या उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा बनने लगता है। याद रखेंगे, जब वस्तु को हम फोकस पर ला देते हैं, फोकस बिंदु पर ला देते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो बहुत बड़ा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बहुत बड़ा बनता है। ये छह कंडीशन हम याद रखेंगे कि वस्तु का स्थान कहाँ है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसका जो हमारा प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, मतलब आभासी होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा या सीधा होगा। आगे देखेंगे कि ये कंडीशन कैसा है। दूसरा कंडीशन हम याद रखेंगे उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का। याद रखेंगे कि उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं पर रख दें, वस्तु को हम कहीं पर रख दें, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा मात्र एक कंडीशन वाला बनेगा। देखिए यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं किसका? तो हम जिक्र कर रहे हैं आपके उत्तल दर्पण। लिखा के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु के किसी भी स्थान के लिए, मतलब वस्तु के किसी भी स्थान के लिए हमेशा काल्पनिक, सीधा और छोटा होता है। कैसा होता है? हमेशा काल्पनिक, सीधा और छोटा होता है, जो दर्पण के पीछे बनता है। तो याद रखेंगे, उत्तल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। देख लेंगे एक बार फिगर में कि फिगर में हमारा क्या दिया हुआ है। तो फिगर में ज़रा जब देखेंगे हम, कहाँ पे देखेंगे? तो फिगर में जो दिया हुआ है इसको याद रखेंगे कि यहाँ पर हम वस्तु को यहाँ पे हम कहीं भी रख दें, कहीं पे भी रख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? देखिए यहाँ पे एक वस्तु को रखे हैं, देखिए यहाँ पर एक प्रकाश की किरण आ रही है और आ रही है और टकरा करके क्या हो रही है? टकरा करके सीधी
यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण आई, टकरा करके क्या हो गई, सीधी हो गई। तो याद रखेंगे इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा वस्तु से दर्पण के पीछे बनेगा और हमेशा छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा और काल्पनिक होगा और सीधा होगा। याद रखेंगे एक यहाँ पर जो हमारा सवाल पूछ रहा होता है, जो न्यूमेरिकल पूछेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में हाई स्कूल के बोर्ड की परीक्षा में आपसे इससे सवाल जरूर पूछता है न्यूमेरिकल, जो कि 3 नंबर में या 4 नंबर में पूछ रहा होता है। और याद रखेंगे कम से कम आपके परीक्षा में दर्पण और लेंस से मिला करके देखा जाए तो कम से कम आपके 10 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। कितने नंबर का, 10 मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो याद रखेंगे सारे न्यूमेरिकल का हम जिक्र करेंगे जिससे आपके परीक्षा में सवाल बन रहे होंगे। आप लोग इसीलिए बढ़िया सा एक नोट्स बनाइए जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी पूर्ण हो सके। तो देखेंगे यहाँ पर कि गोली दर्पण का सूत्र क्या है दिया है। गोली दर्पण का सूत्र 2 चीज़ होता है, दोनों का जिक्र हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दोनों का जिक्र हम कर रहे हैं। 2 चीज़ से सवाल बनेगा। आपका दर्पण सूत्र क्या याद रखना हमको, तो दर्पण सूत्र को याद रखना है। सर दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र जो होता है बाबू 1/f बराबर में 1/f बराबर में 1/v प्लस में 1/u होता है। 1/v प्लस में 1/u जो होता है ये दर्पण सूत्र होता है। दर्पण में कहीं भी माइनस नहीं होता है, कहीं भी दर्पण में माइनस नहीं होता है। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। और लेंस वाले में बस याद रखना है, क्या याद रखना है, लेंस। यहाँ पर लेंस का भी यहीं पर जिक्र कर लेते हैं कि लेंस फार्मूला जो होता है, क्या फार्मूला, तो लेंस फार्मूला में 1/v माइनस में 1/u बराबर 1/f होता है। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। चलिए यहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले जिक्र कर रहे हैं गोली दर्पण का। किसका जिक्र कर रहे हैं, तो गोली दर्पण का। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यहाँ पर आवर्धन बराबर याद रखेंगे यम बराबर माइनस भी बटा यू, माइनस भी बटा क्या, यू। और एक चीज़ और होता है यम बराबर एच आई बटा में एच ओ। सारे शब्दों का यहाँ पर जिक्र दिया हुआ है। देख लेंगे एक बार कि इन सबका यू और भी और एफ और ई सबका मतलब क्या होता है, इसको भी जानना हमें बहुत ही ज़रूरी है। एक बार देख लेंगे इनको। दिया है यू जो होता है वस्तु का दर्पण से दूरी है, मतलब दर्पण से वस्तु को, जैसे ये मान लीजिए कोई दर्पण हमने लिया, इससे वस्तु को कितनी दूरी पर आप रख रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, वस्तु से दर्पण की दूरी। याद रखेंगे अगर अवतल दर्पण है, कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो जो वस्तु का दूरी लेंगे वो हमेशा किस में लेंगे, माइनस में। मतलब यहाँ पर याद रखना है हमें, यहाँ पर हमें याद रखना है कि जो u का मान लेना है, किसका मान लेना है, जो u का मान लेना है हमेशा माइनस में लेना है। अच्छा, दूसरा बात दिया है v बराबर प्रतिबिंब का दर्पण से दूरी। कहने का मतलब ये है कि वस्तु हमारा जो है दर्पण से इधर जब रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब ही इधर ही बनेगा, तो v का भी मान हमें किस में लेना है, माइनस में। किस में लेना है, माइनस में लेना है। f बराबर दर्पण की फोकस दूरी, और f भी जो होता है अवतल के लिए हमेशा क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। दर्पण की फोकस दूरी आपको दिया रहेगा। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, कितने दूरी पे बन रहा है वो भी आपको सवाल में दे देगा या पूछेगा। एच ओ जो होता है वो वस्तु का आकार, मान लीजिए ये वस्तु इतने आकार की है तो इसको हम क्या कहते हैं, वस्तु का आकार। और जो प्रतिबिंब का आकार बनता है वो हमें क्या कहते हैं, एच आई से डिनोट करते हैं। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि काल्पनिक और सीधा के लिए यम को प्लस लेते हैं, काल्पनिक और सीधा के लिए यम को क्या लेते हैं, प्लस, तथा वास्तविक और उल्टा के लिए हमने अभी बताया कि काल्पनिक के साथ हमेशा सीधा आएगा, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा आएगा। तो याद रखना है काल्पनिक और सीधा के लिए यम को प्लस लेना है, वास्तविक और उल्टा के लिए यम का मान माइनस में लेना है। एक बार हमने यहाँ पर जिक्र किया है कि प्लस कब कब लेना है। ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पर एक बना है हमारा दर्पण, ये बाहर की तरफ कलई है, तो ये हमारा कौन सा दर्पण है, तो ये हमारा दर्पण जो है आपका अवतल दर्पण है। और ये वाला जो प्रतिबिंब बना है इसका जो दर्पण बनाया है ये हमारा उत्तल दर्पण है। तो याद रखना है यहाँ पर अवतल दर्पण में जो नीचे अगर कोई वस्तु नीचे का प्रतिबिंब बन रहा है तो उसके लिए माइनस लेना है। इधर की दूरी जितनी भी वस्तुएं, जैसे u इधर रहता है, v भी इधर रहता है और f भी इधर रहता है, तो इन तीनों चीज़ों का मान किस में लेना है, माइनस में। किसके लिए, तो हमें अवतल के लिए। और याद रखना है इधर का जितना वैल्यू होता है u, v और f किसके लिए, तो उत्तल के लिए। किसके लिए,
तो उत्तल के लिए इसको हमें प्लस में लेना है। किस में लेना है? प्लस में। अवतल के लिए माइनस में यू भी एफ, और उत्तल के लिए हमेशा यू भी एफ क्या होता है? तो प्लस में होता है। चलिए आगे देखेंगे। ऊपर का मान प्लस, नीचे का मान माइनस, इधर प्लस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, इधर का प्लस और इधर का माइनस। ये कंडीशन आप लोग जानते हैं, इसको हम निर्देशांक ज्यामिति से ही जानते हैं कि इधर का चीज़ किस में लेते हैं? तो प्लस में। इधर का चीज़ किस में लेते हैं? माइनस में। ऊपर का चीज़ किस में लेते हैं? प्लस में। नीचे का चीज़ किस में लेते हैं? तो माइनस में। चलिए आगे चलेंगे। अगला जो दिया हुआ है कि एक सवाल दिया हुआ है, इस सवाल को ज़रा सा समझेंगे। अवतल दर्पण का सवाल है। सवाल को बनाने से पहले हमें जो चीज़ें दी होती है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए, सवाल बनाने से पहले ज़रा एक बार सवाल को हम बढ़िया से पढ़ेंगे और सवाल में देखेंगे कि सवाल में क्या दिया है और क्या हमसे पूछ रहा है, तब जाके हमारा सवाल बनेगा। दिया है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब कहने का मतलब ये है अवतल दर्पण। जैसे हमारा सवाल आया अवतल दर्पण का, हम तुरंत एक अवतल दर्पण अपने सवाल के लिए बना लेंगे। क्या बना लेंगे? अवतल दर्पण। देखिए दिया है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी। हम जानते हैं यहाँ पर पोल होता है, यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है। तो इसने लिखा है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी। इसका मतलब ये पोल से ध्रुव फोकस दूरी के बीच की दूरी होती है, फोकस दूरी होती है। इसको एफ से दर्शाते हैं। और ये माइनस में कितना सेंटीमीटर दिया है? 40 सेंटीमीटर। एक वस्तु को 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, मतलब कहने का ये है इधर ही तरफ इधर वस्तु रखेंगे तभी तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो एक वस्तु हमने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर? 100 सेंटीमीटर। यू का मान किस में दिया है? माइनस में 100 सेंटीमीटर। आगे क्या दिया है? रखते हैं प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात करें। मतलब प्रतिबिंब का स्थान मतलब आपसे भी का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? भी का। बहुत ही आसान सवाल है, वैल्यू को रखना होता है और सवाल हमारा क्या होता है? लग जाता है। देखिए एक बार हमने फिगर को दिखा दिया है। फिगर को बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। एफ का मान -40, यू का मान माइनस में 100। आप जानते हैं कि हमेशा यू भी और एफ जो होता है हमेशा अवतल के लिए क्या आता है? तो माइनस आता है। देखिए इस सवाल को हम हल करते हैं जब 1/v प्लस 1/u बराबर 1 ये क्या है हमारा? तो ये हमारा दर्पण सूत्र है। कौन सा सूत्र है? दर्पण सूत्र। यहाँ से हमने देखा कि 1/v बराबर क्या बनेगा? 1/v हमें निकालना है। 1 माइनस यू प्लस 1/v। देख लेंगे एक बार इस सवाल को, हम खुद बना करके दिखा रहे हैं आपको कि ये हमारा जो सवाल है 1 में एफ बराबर में 1 में भी प्लस में 1 यू। मान रख देंगे। 1/v का मान हमें पता करना है, चूँकि u का मान हमें दिया है 1 में कितना दिया है? -100 रख देंगे। 1/f का मान कितना दिया है? -40। कितना दिया है? तो -40 दिया है। यहाँ से अगर देखें तो v इधर चला आएगा, तो जो बनेगा हमारा समीकरण क्या बनेगा? तो देखेंगे समीकरण 1/v बराबर 1/u। 1 क्या? u। तो 1/u का मान उधर ले गया हमने, तो कितना हो गया? 100 हो गया। और ये -1 में क्या बन गया? तो 1 में f बना है, तो ये कितना हो गया? 40 हो गया। कितना हो गया? 40। याद रखेंगे f का मान 40 में रखना है। देखिए इसको अगर हम हल करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा -40। अब प्लस का कितना हो जाएगा? प्लस का हमारा 100 हो जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा? बटे में इसको अगर हल करते हैं यहाँ से, तो हमें इस समीकरण को हल करने के बाद से जो वैल्यू निकलेगा वो हमारा निकलेगा v बराबर में -200/3। इसको ज़रा एक बार हल कर लीजिएगा। v का मान हमारा -200/3 होगा। इसको अगर हम हल करते हैं तो जो v का मान आएगा वो 66.67 सेंटीमीटर आएगा। 66.67 सेंटीमीटर पे उसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब। हमने यहाँ से एक बात जाना कि अवतल दर्पण के लिए u, v और f का मान जो होता है वो हमेशा माइनस में होता है। आगे देखेंगे एक सवाल और है। ये जो सवाल हमारा है ये हमारा उत्तल दर्पण का है। किसका सवाल है? तो ये सवाल हमारा उत्तल दर्पण का है। सवाल क्या कह रहा है? एक बार ज़रा देख लेंगे इसको। सवाल क्या कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी, क्या कह रहा है? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण वाले किसी वस्तु को कितनी दूरी पर रखें कि उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो देखेंगे इस सवाल को, फिगर बनाया हुआ है हमने। यहाँ पर देखिए f का मान 50 लिया हमने,
क्यों? क्योंकि जो f का मान होता है प्लस में होता है उत्तल के लिए, और v का मान हमें 10 सेंटीमीटर दिया है, u का मान हमें पता करना है। तो 1/f बराबर 1/u प्लस में 1/में v। देखेंगे यहाँ पर हमें v का मान तो दिया है, u का मान चाहिए, तो 1/u बराबर क्या हो जाएगा? 1/f माइनस 1/v। देखेंगे अगर तो 1 में f का मान कितना रख देंगे? 50, माइनस में 1 कितना रख देंगे? 10। गुणा जब करेंगे तो इसका गुणा यहाँ कर लेंगे तो 10, माइनस इसका गुणा यहाँ कर लेंगे तो 50 हो जाएगा। और 50 का गुणा जब 10 के करेंगे तो 500 हो जाएगा। इसको जब हम हल करेंगे तो -40 बटे, देखेंगे तो माइनस ये बनेगा हमारा 1 में u बराबर -40 बटे में हमारा 500 बनेगा। इससे इसको काट देंगे तो ये हमारा v बराबर आएगा -50 बटे में 4, -50 बटे में 4, या इसी को हल करेंगे तो -12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, -12.5 सेंटीमीटर, जो कि हमारे सवाल का आंसर होगा, आंसर होगा। आगे चलेंगे, ये -12.5। प्लस और माइनस का बहुत ही ध्यान रखेंगे इन सब सवालों को बनाने के लिए। देखिए एक सवाल हमारा अवतल दर्पण का और बना है। क्या दिया है सवाल को ज़रा ध्यान से एक बार सुनेंगे, देखेंगे। दिया है, सवाल में दिया हुआ है कि 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब 3 गुने आकार का उल्टा बनाता है। वस्तु का प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात करें। f का मान -60, m का मान यहाँ पर -3 दिया है। याद रखेंगे अवतल दर्पण के लिए m का जो मान होता है वो माइनस होता है, m बराबर -v/-u। आगे चलेंगे तो यहाँ से अगर देखें तो हमारा जो m का मान हमने -3 रख दिया, कितना रख दिया? तो -3। यहाँ से हमें 1/u का मान 3/v निकल गया। कितना निकल गया? यहाँ पर जब रखा तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, और u का मान क्या हो जाएगा? v/3। 3 के जगह u चला जाएगा, u के जगह 3 चला जाएगा। तो देखेंगे यहाँ से हमें 1/u का मान निकल गया। तो हम फार्मूला दर्पण फार्मूला में रख देंगे 1/u बराबर 1/f। यहाँ से 1/v बराबर 1/u का मान 3/v रख देंगे। इसको हल करेंगे तो 4/v हो जाएगा। यहाँ से हमें v का जो मान निकलेगा वो -15 निकलेगा। माइनस का कितना निकलेगा? तो हमें तिरछा जब गुणा कर देंगे तो 6 चौका 24, इसका मतलब v का मान -240 सेंटीमीटर आ जाएगा। आगे चलेंगे, आगे हमें देखना है कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, उत्तल दर्पण का क्या उपयोग होता है। इससे सवाल आपके एग्जाम में 2 नंबर में बन रहा होता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि आप हमें अवतल दर्पण का उपयोग लिखिए, तो हमें लिखना रहेगा। देख लेंगे एक बार क्या होता है हमारा अवतल दर्पण का उपयोग। बड़ा फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग मिरर के रूप में करते हैं। कहने का मतलब यह है कि सेविंग मिरर के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ENT मतलब क्या होता है? E का मतलब आई, नो का मतलब नोज, और T का मतलब टंथ होता है। तो याद रखेंगे ENT जो होता है आँख, कान, गला डॉक्टर या डेंटिस्ट के द्वारा किया जाता है। ENT आँख, कान, गला डॉक्टर से या डेंटिस्ट के द्वारा किया जाता है। तीसरा जो है वाहनों के हेडलाइट्स में किया जाता है। पैराबोलाकार या पैराबोला दर्पण और स्क्रेच लाइट सर्च लाइट में किया जाता है। पैराबोलाकार या पैराबोलिक दर्पण एवं सर्च लाइट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और चौथा जो है सोलर कुकर में अभिसारी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। चार प्रयोग देखा हमने। बड़ा फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग मिरर के रूप में करते हैं। ENT आँख, कान, गला डॉक्टर्स और डेंटिस्ट के द्वारा किया जाता है। वाहनों के हेडलाइट्स में किया जाता है। पैराबोलाकार पैराबोलिक दर्पण और सर्च लाइट में किया जाता है। और सोलर कुकर में किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि अवतल दर्पण का क्या उपयोग होता है। अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है वाहनों के लगे पश्च दृश्य में अर्थात साइड मिरर में, और सड़क पर लगे स्ट्रीट लैंप में। वाहनों में लगे पश्च दृश्य में अर्थात साइड मिरर में करते हैं। किसका? तो उत्तल दर्पण का उपयोग। और सड़क पर लगे स्ट्रीट लैंप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। वाहनों में लगे पश्च दृश्य में अर्थात साइड मिरर में करते हैं, और सड़क पर लगे स्ट्रीट लैंप में इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर करना ना भूलें, जिससे सभी दोस्त आपके
इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि ये आपके हाई स्कूल की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस चैप्टर से आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी 1 से 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के रूप में पूछ रहा होता है। ये हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आगे के पार्ट की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। आगे अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसे शेयर करें।